बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास में जो हमने स्टैंडर्ड शुरू करना है उसका नाम है IS-37। और IS-37 क्या है बेटा? ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स के लिए बनाई जाती है, और जो IS-10 है आपका इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है ना, क्योंकि IS-10 में भी हम तस्करा करके आए थे कोर्ट केस का। IS-10 में हम तस्करा करके आए थे किसका? WPPF वाली लायबिलिटी का, किसी बोनस का, डिविडेंड का। ठीक है ना, तो बहुत सारी लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करने की हमने बातें की थी। कहां पर? IS-10 में। अगर इवेंट एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है तो हमें कुछ लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है इवेंट्स को एडजस्टिंग मानते हुए। उन लायबिलिटीज की मेजरमेंट कैसे होगी, उनको फर्दर डील कैसे किया जाएगा, मतलब एडजस्टिंग इवेंट होना एक अलग बात है, और उन लायबिलिटीज की फर्दर मेजरमेंट कैसे होगी। उन लायबिलिटीज में कोर्ट का डिसीजन अगर नहीं आया तो क्या लॉयर की जो एस्टिमेशन है उसको हम एक रिलायबल एस्टिमेट मानते हुए हम डैमेजेस एंड लीगल कॉस्ट का प्रोविजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इन तमाम बातों को इस स्टैंडर्ड में कवर किया जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क्या है? जस्ट व्हाट इज अ लायबिलिटी? लायबिलिटी किसे बोलते हैं? रिकॉल करें डेफिनेशन लायबिलिटी। IS-37 provisions, contingent liabilities and contingent assets। ये हमारा स्टैंडर्ड है, और सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेफिनेशन किसकी? लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, याद है आपको बेटा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट obligating event the settlement of which results an outflow of economic resources।
याद है बेटा डेफिनेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये डेफिनेशन तो आपने बचपन में पढ़ी बेटा, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। और अहमद ने तो बोल दिया फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अब क्या कर सकते हैं, अहमद का FAR 1 भी पास हो गया इसका। ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज को याद नहीं है बेटा। इस डेफिनेशन को पढ़िए इन कंटेक्स्ट ऑफ IS 10, IS 10 के रेफरेंस से पढ़िए। जिस चीज को आप लायबिलिटी के तौर पर रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए कहां पर, रिपोर्टिंग डेट पर। It means that the liability must be present obligation at what? ये समझिए बात को, ये इजाफा कर रहा हूं। The liability must be, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप क्या करें, जरा लेवल बढ़ाएं अपना। The liability must be present obligation at what? At where? The liability must be present obligation at what? At where? At reporting date. जिस चीज को आप लायबिलिटी बोलने जा रहे हैं, तो वो लायबिलिटी एग्जिस्ट भी तो करती हो ना, कहाँ एग्जिस्ट करती हो, रिपोर्टिंग डेट पर। तो इट मींस आप ये बोलना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। क्यों एग्जिस्ट करती है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम पर ये लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। ठीक है जी। द सेटलमेंट ऑफ विजिट एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मुस्तकबिल में जब भी ये लायबिलिटी सेटल होगी तो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आएगी, कमी वाकया होगी। ये सारी बातें आपको याद है। तो पहले हम एग्जांपल्स कवर करते हैं जर्नल, जो हम बचपन से कवर करते हुए आ रहे हैं। हमने लोन लिया बैंक से, तो वो लोन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतौर लायबिलिटी अपीयर हो रहा है, यस और नो? जवाब दें। वो लोन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी की तरफ अपीयर हो रहा है, यस और नो? तो इट मींस दैट उस लोन को रीपे करने की ऑब्लिगेशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? करती है। तो तभी तो मैं उसको रिपोर्टिंग डेट पे लायबिलिटी के तौर पे दिखा रहा हूँ, चाहे करंट दिखाऊं चाहे नॉन करंट दिखाऊं। अब ये लायबिलिटी क्रिएट कैसे हुई है? माजी में होने वाले इवेंट से। लेकिन वो पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, मतलब वो इवेंट जिसने हम पर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट की है, वो इवेंट क्या था? लोन लेना। लोन लेना। तो लोन लिया, इसलिए लोन वापस करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। तो वो वाकया जो जिस वाक्य की बिना पर हम पे ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, वो पास्ट इवेंट होना चाहिए, मतलब वो रिपोर्टिंग डेट से पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। वो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने तक वो वाक्य एग्जिस्ट करना चाहिए, या उससे भी पिछले अकाउंटिंग पीरियड में एग्जिस्ट करना चाहिए। वो किसी फ्यूचर का वाक्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने लोन लिया पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो वो मेरा 31 दिसंबर ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि वो पास्ट इवेंट नहीं है। अगर मैं अपना ईयर एंड मानता हूं 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018, तो जिस अमाउंट को मैं 31 दिसंबर 2018 पे लायबिलिटी शो करूंगा, उसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट 31 दिसंबर 2018 या उससे पहले कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। वो वजह जिस वजह से मुझ पे लायबिलिटी क्या हुई है, क्रिएट हुई है, अगर ये वजह रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बाद एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इवेंट पास्ट इवेंट नहीं है। ये पास्ट इवेंट वाली बात वही एसेट वाली बात हो जाएगी। द सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जब भी ये लायबिलिटी सेटल होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कमी आएगी। अच्छा जी, सर हमने लोन लिया था 10 मिलियन का 10% इंटरेस्ट पर, कब? जनवरी 1 2018 को, साल के शुरू में। तो साल एंड हो गया, साल के एंड पर 10 मिलियन की लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यस करती है। तो वो वजह जिस वजह से लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वो क्या थी? लोन लेना। कब लिया था? 1 जनवरी को। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पे इंटरेस्ट था 10%। ठीक है जी। तो क्या 1 जनवरी को कोई इंटरेस्ट ड्यू हुआ था जिस डेट पे मैंने लोन लिया था? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी को इंटरेस्ट ड्यू हुआ था? नहीं ड्यू हुआ था। लेकिन लोन लेने की वजह से और टाइम गुजरने की वजह से मुझ पर इंटरेस्ट पे करने की भी ऑब्लिगेशन क्या हो गई? क्रिएट हो गई, यस और नो? तो अब इंटरेस्ट पे वाले केस में इसका मतलब क्या है? अब मैं रिपोर्टिंग डेट पर ना सिर्फ लोन को अपनी लायबिलिटी शो कर रहा हूं, बल्कि जो 1 साल का इंटरेस्ट मुझ पे ड्यू हुआ है, वो भी मैं लायबिलिटी के तौर पे शो कर रहा हूं, यस और नो?
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंटरेस्ट मुझ पर ड्यू है, उस इंटरेस्ट को पे करने की ऑब्लिगेशन मुझ पर एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। वो वजह जिस वजह से ये ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान। वो क्या था, लोन लेकर वक्त गुजरना। लोन लेकर वक्त जैसे गुजरेगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बिना पर क्या होगा, मुझ पे इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, अराइज हो गई। तो वो वजह जिस वजह से मुझ पर इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन अराइज हुई, वो पास्ट इवेंट है। और पास्ट इवेंट क्या है, वक्त का गुजरना। यस और नो। तो वक्त गुजरा, मुझ पर इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, अराइज हो गई। तो लिहाजा वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जवाब दे। मैंने इन्वेंट्री परचेज की थी, आपने 5 लाख की इन्वेंट्री परचेज किया, आपने एंट्री बनाई इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, या एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये अकाउंट पेएबल आप 31 दिसंबर 2018 को रिपोर्टिंग डेट पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने कहा मुझे अपने क्रेडिटर्स को 5 लाख रुपए पे करने हैं। वो पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर, ठीक। लेकिन वो वजह जिस वजह से मुझ पर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी, वो एक इवेंट था। वो इवेंट क्या था, इन्वेंट्री का खरीदना। और इन्वेंट्री का उधार पे खरीदने की वजह से मुझ पर उस इन्वेंट्री की अमाउंट पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हुई, क्रिएट हुई। तो वो जो पास्ट इवेंट था वो मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया। मतलब माजी में होने वाला वाकया हुआ, माजी में क्या हुआ, इन्वेंट्री खरीदी। कैसे खरीदी, उधार पर। उसमें एक प्रॉमिस किया कि मैं कीमत पे कर दूंगा। तो वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, मुझ पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इन्वेंट्री ना खरीदता तो कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर ना होता, कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर ना होता तो मुझ पर रिपोर्टिंग डेट पर उस क्रेडिटर को सेटल करने की कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। यस और नो। अक्रूवल्स की बात कर लें, लास्ट मंथ की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, लास्ट मंथ एम्प्लॉयज की सर्विसेज कंज्यूम कर ली, लास्ट मंथ जो है वो टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन की सर्विसेज कंज्यूम कर ली, लास्ट मंथ का जो था वो रेंट, जो प्रीमिस की सर्विसेज थी वो कंज्यूम कर ली। तो ये सर्विसेज सारी आपने कंज्यूम कर ली, इसकी बिना पर आपने अक्रूवल की एडजस्टमेंट पास की कि सर इंटरेस्ट पेएबल है, रेंट पेएबल है, सैलरी पेएबल है, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल पेएबल है। इन सबको आपने ईयर एंड पे क्या माना, लायबिलिटी माना। क्यों, वो वजह जिस वजह से इन सबको पे करने की आप पर ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, वो वजह क्या था, ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या था, सर्विसेज कंज्यूम करना। तो अगर आप सर्विसेज कंज्यूम ना करते, वक्त ना गुजरता, तो आप पर इस अमाउंट को पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपने उस प्रेमिस पे वक्त गुजार लिया, रेंट पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, तो आपको दिसंबर का बिल पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। आपने दिसंबर में एम्प्लॉयज की सर्विसेज हासिल कर ली, तो उनको दिसंबर की सैलरी पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट वो वाकया है जिसकी वजह से हम पर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। यस और नो, जवाब दें। आप सबसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले होगा पास्ट इवेंट, और पास्ट इवेंट को देखना है कि वो पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं। अगर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही नहीं है तो फिर हम पर रिपोर्टिंग डेट पर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब इसमें क्या खास बात है, तो हम सारी लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करना पहले ही जानते हैं। तो यहाँ पर हम किस किस्म की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम एक खास किस्म की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो लायबिलिटीज मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताई है उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो आपको रिकॉग्नाइज करना आती हैं। वो तो खाली आपको इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने सारी एग्जाम्पल्स दे दी। अब यहाँ पर हम बड़ी खास किस्म की लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और उन खास किस्म की लायबिलिटीज का नाम क्या है, प्रोविजंस। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोविजन। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है बेटा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये प्रोविजन
लायबिलिटी के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको समझिएगा जरा, व्हाट इज प्रोविजन। तो स्टैंडर्ड बोलता है जनाब, आ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, प्रोविजन एक लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी की खास बात क्या है, अब जरा देखिएगा, ये देखिए जरा, मैं आता हूँ स्टैंडर्ड पर। सबसे पहले आपको IAS 37 में डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी किस चीज की बेटा, ये देखिए यहाँ पर, बल्कि इसको पढ़ लीजिए। अब प्रोविजन द लायबिलिटी ऑफ व्हाट, मैं रुक गया वहां पर, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। हाँ भाई, प्रोविजन कहते हैं लायबिलिटी को। अब प्रोविजन द लायबिलिटी ऑफ का मतलब लायबिलिटी तो है, लेकिन उस लायबिलिटी और एक आम लायबिलिटी में फर्क क्या है। प्रोविजन क्या तमाम लायबिलिटीज प्रोविजन है, नहीं। प्रोविजन जो है वो खास किस्म की लायबिलिटीज है। प्रोविजन द लायबिलिटी ऑफ व्हाट, अनसर्टेन व्हाट, नंबर 1 टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन में दो में से कोई एक खास बात मौजूद है, वो खास बात क्या है, या तो प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग अनसर्टेन है, यानी मतलब हमें ये तो पता है कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, लेकिन वो पे करने में कितना वक्त लगेगा इसका हमें आइडिया नहीं है। उसको सेटल कर कब करेंगे, वो कौन सी डेट होगी जिस डेट पे सेटलमेंट होगी, तो अनसर्टेनिटी है किस हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। या फिर अगर टाइमिंग सर्टेन है तो अमाउंट थोड़ा सा क्या है, अनसर्टेन है मतलब। तो अब तक आपने अगर कोई प्रोविजन नामी लायबिलिटी देखी है माजी में, तो वो है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, जिसका हमने नंबर 1 निकाला था एस्टीमेट, याद होगा आपको, कि भाई जब ये एसेट लाइफ पूरी करेगा तो 10 साल के एंड पर या 20 साल के एंड पर इसको डिसमेंटल करने के लिए हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने एस्टीमेट की थी। तो वो एस्टीमेट अमाउंट था, मतलब एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये तो पता है जनाब कि एसेट की लाइफ 10 साल पे एंड होगी, 10 साल के एंड पे इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, लेकिन डिसमेंटल पे कितना खर्चा होगा उसका एक अंदाजा लगा लिया है। तो वो अंदाजा एस्टीमेट है, और एस्टीमेट में और एक्चुअल अमाउंट में फर्क आ सकता है, यस और नो। फिर निकाली आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जब निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू तो क्या कर दिया आपने, एक तरफ एसेट कैपिटलाइज कर दिया, एक तरफ लायबिलिटी क्रिएट कर दी, और फिर लायबिलिटी को वक्त के साथ साथ आप मैच्योर करते रहे, ठीक है ना। और जो अमाउंट कैपिटलाइज हुआ था किसमें, प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर में, वो डेप्रिशिएट होता रहा, यस और नो। ये सारी बातें याद है, भूल चुके हैं। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन बोला जाएगा ऐसी लायबिलिटीज को जिनकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टेन है। तो जो बैंक से लोन लिया, क्या बैंक से लेने वाले लोन को हम प्रोविजन बोल सकते हैं, नहीं। बैंक से लोन लिया है, कब लोन रीपे करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, कब इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है जी, ये सब पता है आपको, यस और नो। तो बैंक से लिया हुआ लोन, उसकी टाइमिंग और अमाउंट सर्टेन है, तो वो प्योर लायबिलिटी, वो प्रोविजन नहीं है, वो लायबिलिटी कहलाएगी। उसको प्रोविजन नहीं बोलेंगे, उसको लायबिलिटी बोले। और अगर आपको लायबिलिटी और प्रोविजन में फर्क करना हो तो आप प्योर लायबिलिटी बोलते प्योर लायबिलिटी, खालिस लायबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन मिलावट शुदा लायबिलिटी समझ लें, प्योर लायबिलिटी नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, खालिस लायबिलिटी।
तो लोन जो है प्योर लायबिलिटी है, उसमें टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टेन नहीं है, वो लायबिलिटी है प्योर। उस लोन पे बनने वाला इंटरेस्ट, उसकी भी टाइमिंग सेट है, वो कब पे करना है, यस और नो, जवाब दें। तो इंटरेस्ट पे भी प्योर लायबिलिटी है, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। आपने इन्वेंट्री परचेज की, क्रेडिटर के लिए टाइम सेट हुआ हुआ है, तय तय हुआ है, 30 दिन में पे करना है, 90 दिन में पे करना है, टाइम आपका सेट है। तो अकाउंट पेएबल प्योर लायबिलिटी, ठीक है जी। अक्रूवल्स प्योर लायबिलिटी, अक्रूवल्स प्योर लायबिलिटी, उसमें आपको किसी भी किस्म के एस्टीमेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ख्याल है, जवाब दें। तो अक्रूवल्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है, ये प्योर लायबिलिटीज है। क्या ख्याल है आपका, बोलिए। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ व्हाट, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन ऐसी लायबिलिटी को बोलेंगे जिसकी या तो टाइमिंग अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देते हैं, जरा किसकी एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। तो प्रोविजंस की हमारे पास क्या क्या एग्जांपल, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस, ठीक है जी। तो ये सारी आपके सामने मैंने एग्जांपल्स दिए बेटा, किस चीज की, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमिशनिंग, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस। ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रोविजन की। अब इनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है। वो अनसर्टेनिटी क्या है,
सब समझा रहा हूँ ना बड़ा एक करके। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर ऑनरस, ऑनरस ONEROUS, ऑनरस, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। हाँ मुझे पता था तुम यही बोल सकते हो बेटा। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये समझने वाली बात है कि अंदर देखिएगा, आप गुड्स बेचते हैं, चीजें बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचते हैं, तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचती है वारंटी के साथ। रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचती है वारंटी के साथ, तो अब कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है वारंटी क्लेम करने की। किस दिन के लिए क्रिएट हो जाती है, जिस दिन कंपनी ने गुड्स बेची वारंटी के एग्रीमेंट के साथ। तो हम बोलेंगे जनाब वो वजह जिस वजह से वारंटी क्लेम करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, वो वजह क्या है, गुड्स का बेचना। तो यहाँ पर पास्ट इवेंट क्या है, गुड्स का बेचना, जो कि पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। क्यों ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, इसलिए कि हम वारंटी एग्रीमेंट करके क्या कर रहे हैं, हम वारंटी के साथ गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारा वारंटी के साथ गुड्स बेचना हम पर उस वारंटी को क्लेम करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जितनी गुड्स हमने ईयर एंड तक बेची हुई हैं उन पर वारंटी क्लेम करना हम पर ऑब्लिगेशन है। तो यस सर, ऑब्लिगेटिंग इवेंट एग्जिस्ट करता है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, कहां एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रिपोर्टिंग डेट पे जो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है उसका अंदाजा लगाना है, क्योंकि वो सेटल तो मुस्तकबिल में होगी, लोग तो बाद में आएंगे। और बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी हमने गुड्स बेची हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने 1000 वॉशिंग मशीन बेची हैं, तो 1000 वॉशिंग मशीन में से उसके पास 1000 की 1000 तो वारंटी पे नहीं आएंगी, 100 आ जाएंगी क्लेम होने के लिए, 50 आ जाएंगी क्लेम होने के लिए, और कब आएंगी ये भी नहीं पता। ड्यूरिंग वारंटी पीरियड आ जानी चाहिए, वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद आएंगे तो फिर वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। तो टाइमिंग टाइमिंग अनसर्टेन एग्जैक्ट, तो जो आपका वारंटी पीरियड है उसके दौरान कहीं भी आ सकती है, कितनी आएंगी और कब आएंगी, दोनों बातें अनसर्टेन है, यस और नो बोलिए। तो जब वो वॉशिंग मशीन्स आपके पास आएंगी रिपेयर होने के लिए, तो फिर आपको उनकी वारंटी क्लेम करनी होगी, और उनकी वारंटी क्लेम करने पर आपकी जेब से क्या होंगे, पैसे खर्च होंगे। तो वो पैसे खर्च करना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। कब ऑब्लिगेशन है, उस डेट पर, उस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने वो वॉशिंग मशीन क्या की थी, सेल की थी। हम बोलेंगे पास्ट इवेंट क्या था, हम बोलेंगे पास्ट इवेंट था वॉशिंग मशीन का सेल होना वारंटी के साथ। पास्ट इवेंट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का सेल होना, जो कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, और वो रिपोर्टिंग डेट पर हमें वारंटी क्लेम करने की ऑब्लिगेशन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब हमें अंदाजा लगाना है मुस्तकबिल में कि, और वो अंदाजा हमें कैसे मिल जाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस से। माजी में पिछले अकाउंटिंग पीरियड में भी हमने वॉशिंग मशीन बेची होंगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेचे होंगे, उससे पिछले अकाउंटिंग पीरियड में बेचे होंगे, तो हमें अच्छा अंदाजा होगा पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कि जनाब हमारी डेटा हमें बताएगा कि हमारी कितनी % वॉशिंग मशीन क्लेम होने के लिए आती है। तो अगर हमारा डेटा हमें कहता है कि 10% क्लेम होने के लिए आती है, तो हम 10% का अंदाजा बनाकर एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, एस्टिमेट निकाल लेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, वो एस्टिमेट कैसे निकलेगा उस पर बात अभी बाकी है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, एम्प्लॉइज आपके पास काम करते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने 5 साल आपके पास गुजार लिए, तो जैसे ही 5 साल गुजार लिए तो आपके ऊपर क्या हो गया, उनको ग्रेच्युटी पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो एम्प्लॉइज वक्त गुजारते चले जा रहे हैं, उनकी ग्रेच्युटी एक तरह से क्या हो रही है, मिच्योर होती चली जा रही। लेकिन ग्रेच्युटी की रकम सेटल कब होगी, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। अब एम्प्लॉय रिटायर तो होगा रिटायरमेंट डेट पर, लेकिन क्या पता वो कब वक्त रिटायरमेंट ले ले, ये भी तो नहीं पता। खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाए, खुदा ना खास्ता उसको अपनी रकम की जरूरत पड़ जाए, सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ग्रेच्युटी की लायबिलिटी एम्प्लॉयज के काम करने के साथ साथ क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। लेकिन वो सेटल कब होगी, वो सेटल होगी उस वक्त जिस वक्त एम्प्लॉय रिटायर होगा। ठीक है, इसका मतलब टाइमिंग इज अनसर्टेन।
रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की बात की थी हमने कि वो हमने कोई यानी याद होगा एक टॉपिक मैंने कहा था, मैंने कहा उसको कवर करूंगा IAS 37 में बहुत तफसील से, कि वो आपने एक ब्रांच शट डाउन करने का फैसला किया है, और जब आप ब्रांच शट डाउन करेंगे तो क्या होगा, बहुत से एम्प्लॉयज को आपने रिडंडेंसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, मतलब उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जो उनकी कंपनसेशन कॉस्ट होगी एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करने की, वो क्या कहलाएगी, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। तो इसको बहुत तफसील से देखते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा इंटेंशन रखते हैं कि आप अपना कोई बिजनेस, कोई लोकेशन, कोई फैक्ट्री क्लोज करने जा रहे हैं, अगर आप नोकिया हैं तो नोकिया ने वक्त के साथ साथ अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दी थी। अब ये कोरोना वाला सिलसिला आ गया है, इसमें भी बहुत से बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए हैं, बहुत से एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ रहा है, निकाल दिया गया है। तो जो एम्प्लॉय रिडंडेंट होंगे, जो ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, कोई ब्रांच बंद हो जाएगी, कोई एम्प्लॉयज आप रिडंडेंट कर देंगे तो उनको रिडंडेंट करने की जो कॉस्ट होगी वो रिस्ट्रक्चरिंग होगी। तो अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग और प्रोविजन जो है उस लायबिलिटी को पे करने की ऑब्लिगेशन अगर रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है, तो हम इस प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और हम इसका एस्टिमेट लगाएंगे हमें कितना अमाउंट सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिसमेंटलिंग। तो डिसमेंटलिंग क्या है, वो वजह जिस वजह से आपको डिसमेंटलिंग लायबिलिटी सेटल करनी है, वो वजह है एसिड का कंस्ट्रक्ट होना। तो आपने एसिड कंस्ट्रक्ट कर दिया, पास्ट इवेंट अकर हो गया, वो एसिड का कंस्ट्रक्ट करना आपके ऊपर क्या हो गया, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, जिसने आप पर डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन क्या कर दी, क्रिएट कर दी। अगर आपने एसिड इंस्टॉल ना किया होता तो उसको डिसमेंटल करने की आप पर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। ठीक है जी। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का लॉस है जिसको तफसील से हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का ऑनरस होने का मतलब क्या है, इसकी अलग से एग्जांपल आएगी। अभी कोई एग्जांपल मैं दे नहीं रहा हूँ फिल वक्त, क्योंकि तफसीली बात है, तफसील में भी जा नहीं सकता मैं, तो उसको उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट, वही रिपोर्टिंग डेट पर आपका केस फाइल हुआ आपके खिलाफ, तो वो वजह जिस वजह से केस फाइल वो क्या था, इन्वेंट्री का सप्लाई करना। तो अगर वाकई वो पॉइजन इन्वेंट्री थी तो वो वजह जिस वजह से आपके ऊपर केस फाइल हुआ है, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग डेट पर। तो वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग डेट पर। अब क्या चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट चाहिए। वो कौन देगा, वकील दे देगा। तो अगर रिलायबल एस्टीमेट वकील दे देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एस्टीमेट मौजूद है, ऑब्लिगेशन पहले एग्जिस्ट करती थी, आप क्या करें, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लें, मतलब अंदाजे की बेस पर उस लायबिलिटी को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लें। तो अब मैं बोल रहा हूँ बेटा IAS 10 का और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, समझे बात को। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं मजीद। ठीक है जी, अ लायबिलिटी इज व्हाट, IAS 10 का PDF हाँ बेटा सेंड कर देता हूँ मैं। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है बेटा, प्रोविजन के बाद वो लायबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, a liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result is in an outflow of from the entity of resources imparting economic benefits। ठीक है, तो ऊपर डिफाइन किया प्रोविजन को, नीचे डिफाइन किया लायबिलिटी को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब सवाल ये है कि पास्ट इवेंट मतलब माजी में होने वाला इवेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इसको आपने अब अच्छी तरीके से समझना है। मैं डिविडेंड वाली बात भी दोबारा यहाँ लाऊंगा, मैं बोनस वाली बात भी दोबारा यहाँ लाऊंगा, मैं IAS 10 के बहुत सारे टॉपिक्स दोबारा यहाँ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। जो बातें IAS 10 में हुई हैं लेकिन उनके लिए रेलेवेंट पॉइंट्स जो थे वो अब हमें मिल रहे हैं। बात वहां हमने जरूर की है लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो होने जा रहा है यहाँ पर, कि कोई भी पास्ट इवेंट
कोई भी पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होता है? सही है बेटा आवाज अब? कोई भी पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होता है? जवाब दे फराज बेटा। ठीक है आवाज अब? फराज अच्छा जी। तो कोई भी पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब होता है? हो सकता है पास्ट इवेंट हो लेकिन ऑब्लिगेटिंग इवेंट ना हो, तो फिर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी रिपोर्टिंग डेट पर। लेकिन अगर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है तो फिर रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी, भले वो ऑब्लिगेशन कंफर्म कब हो? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। IS 10 की समझ है तो बात बनेगी, अगर IS 10 की समझ नहीं है तो बात नहीं बनेगी। एक इवेंट पास्ट इवेंट है लेकिन उस पास्ट इवेंट को हम ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं मानते, लेकिन वो बतौर ऑब्लिगेटिंग इवेंट कंफर्म हो जाता है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट था लेकिन हम नहीं मान रहे थे। तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में पिक्चर का क्लियर हो जाना, हालात का तब्दील हो जाना, या मजीद किसी चीज के हवाले से क्लैरिटी मिल जाना, या पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का डिसीजन आ जाना, रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करता है बेटा। हमने बोला पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा, उसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना हमें रिपोर्टिंग डेट पे कंफर्म होगा, या फिर अगर रिपोर्टिंग डेट पर हम उसे ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं मानेंगे तो कम से कम पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में वो बतौर ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या हो जाए? कंफर्म हो जाए। ये सारी बातें मैंने IS 10 में की थी आपसे। तो एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट एज एन इवेंट दैट क्रिएट्स, ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो इवेंट है जिसकी वजह से आप पर लायबिलिटी क्रिएट होती है, और वो लायबिलिटी क्रिएट होने की वजह क्या है? दैट क्रिएट्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। या तो वो लायबिलिटी आप पर कानूनी तौर पे क्या हो रही है? लीगली क्रिएट हो रही है, या फिर उस लायबिलिटी को अपने जिम्मे आपने खुद लिया। आपकी जबान, आपने जबान दे दी है किसी को, जब जबान दे दी है तो फिर वो काम पूरा करना है, वो वादा जो आपने जबान से कर लिया है वो पूरा करना है। तो या तो वो लायबिलिटी आप पर लीगली क्रिएट हो रही है, या वो लायबिलिटी आप पर कंस्ट्रक्टिवली क्रिएट हो रही है, आपके अपने कंडक्ट की वजह से, आपके अपने अमल की वजह से, आपके अपने पब्लिक अनाउंसमेंट की वजह से। That results in an entity having no realistic alternative to settling the obligation. और लायबिलिटी जब लायबिलिटी मानी जाएगी जब तक आपके पास कोई और चारा ना हो, कोई और ऑप्शन ना हो सिवाय इसके कि आप लायबिलिटी क्या करें? सेटल करें। यानी लायबिलिटी उस वक्त लायबिलिटी मानी जाएगी जब जब जबकि आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो लायबिलिटी सेटल करने के अलावा। अगर आप उस लायबिलिटी को किसी भी तरीके से टाल सकते हैं, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और लायबिलिटी आपके ऊपर से खत्म हो सकती है किसी भी तरीके से, तो फिर इसका मतलब ये कि वो लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव वाली टर्म है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में बहुत यूज होनी है बेटा। कि लायबिलिटी लायबिलिटी जब मानी जाएगी जब वो क्रिएट होती हो किसी ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से। वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट या तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। और जब वो लायबिलिटी आप पे क्रिएट हो जाएगी तो उस लायबिलिटी को लायबिलिटी हम जब मानेंगे जब आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो अदरवाइज देन टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अब सवाल ये कि कोई भी इवेंट हम पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कैसे करेगा? A legal obligation is an obligation that derives from a contract. ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होती हैं ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं। तो जो वारंटी, वारंटी क्या है? वारंटी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, यस और नो? डैमेजेस जो आप पे करते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, यस और नो? बोलिए बेटा। फाइन या पेनल्टीज जो आप पे करते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? वारंटी क्लेम करना कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म थी, तो वो लायबिलिटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म की बिना पे क्रिएट हो रही है वो हम पर कौन सी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है? लीगल ऑब्लिगेशन। तो वारंटी क्लेम करना लीगल ऑब्लिगेशन है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेनल्टीज या फाइन पे करना क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। नंबर बी, बाय लेजिस्लेशन। ठीक है।
और नंबर सी क्या है, अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो मतलब क्या है कि अब इसके लिए एग्जाम्पल जो सबसे दी जाती है वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं मुल्क किसी कंट्री के अंदर, होते हैं कि नहीं होते बताइए, इन्वायरमेंटल लॉज। सारी एग्जाम्पल मैं इसी में कवर कर दूंगा। इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, अब आप जानते हैं बाहर से शिप्स आते हैं, बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स भी आते हैं। ऑयल कंटेनर्स भी आते हैं, शिप में ऑयल भी होता है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई शिप डैमेज होता है या कोई उसमें कोई नुकसान हो जाता है, वो समंदर में डूब जाता है शिप, तो वो सारा ऑयल कहाँ बह जाता है? समंदर के अंदर। उससे समंदर क्या हो जाता है बेटा? पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूट। यस और नो? ठीक है, तो उससे क्या हुआ? हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा बेटा? नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक सीमेंट फैक्ट्री है जो शहरी इलाके में लगा दी गई है, तो उसका धुआं जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। यस और नो? एक फैक्ट्री है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में डील करती है, उसका जो क्या कहते हैं जनाब, जो वेस्टेज है, वो अगर अक्सर जो आप नदियों नालों में फेंक देते हैं, उससे क्या हो रहा है? आपका इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। लोगों को जो पीने का पानी मिल रहा है वो केमिकल ज्यादा पानी मिल रहा है, जहरीला पानी मिल रहा है। उससे इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर एक एंटिटी है जो एक इन्वायरमेंट को डैमेज करते चली जा रही है, तो पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट है कि उसका इन्वायरमेंट को डैमेज करना। वो समंदर में ऑयल का स्प्लिट हो जाना, जवाब दे। वो धुआं छोड़ने की वजह से इन्वायरमेंट का पॉल्यूट हो जाना, वो केमिकल्स का जो वेस्टेज है वो पानी में मिल जाना, ये पास्ट इवेंट है। लेकिन क्या ये पास्ट इवेंट कोई ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्रिएट कर रहा है कि भाई हम इस नुकसान की तलाफी करेंगे, हम इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है? तो हम बोलेंगे वो ऑब्लिगेशन जब क्रिएट होगी जब कोई कानून होगा हमारे मुल्क में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। तो अगर पाकिस्तान में कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कानून मौजूद है जो ये कहता है कि अगर कोई भी एंटिटी इस तरह इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी तो फिर उस पर ये ऑब्लिगेशन आएगी कि वो उस इन्वायरमेंट को क्लीन करे, और जानबूझ के करेगी तो फिर फाइन और पेनल्टीज लगाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर कानून मौजूद है तो पास्ट इवेंट था इन्वायरमेंट को डैमेज करना, जो कि लेजिस्लेशन की वजह से क्या कर रहा है, या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से क्या कर रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। किस चीज की? कि आप क्या करें, उस एनवायरनमेंट को क्लीन करें। तो वो कौन सी ऑब्लिगेशन कहलाएगी? लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है तो हम पर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। फिर जब कोई कानून मौजूद नहीं है तो एक काम हो सकता है, वो काम कर सकता है हम पब्लिकली अनाउंस कर दें खुद कि भाई हम जिस मुल्क में काम करते हैं उस मुल्क के एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, तो लिहाजा अगर हम जब कभी किसी मुल्क के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा हमारी जानिब से तो हम उसको क्लीन करने के जिम्मेदार होंगे। अगर हमारी ऐसी कोई पब्लिश पॉलिसी है, अगर हमारा ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, हमने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो क्या हुआ? हमने एक ऑब्लिगेशन अपने जिम्मे ले ली, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो आगे लिखा हुआ क्या है? अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन एंटिटीज एक्शंस। वो ऑब्लिगेशन जो एंटिटी के अपने एक्शंस की वजह से क्या होती है? क्रिएट होती है। बाय एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, published policies, or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities. As a result, the entity has created valid expectation. जो statement लोगों में उम्मीद जगा दे, valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. ये एक उम्मीद जाग गई कि हाँ भाई ये काम होगा, ये सफाई होगी, ये एनवायरनमेंट साफ होगा, हमें पीने का साफ पानी मिलेगा। तो मतलब अगर ये आपने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो आपने बहुत सारे लोगों में उम्मीद जगा दी, तो अब अपनी स्टेटमेंट का आपने भरम रखना है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो या तो लायबिलिटी जो क्रिएट होगी वो लीगल ऑब्लिगेशन होगी, या लायबिलिटी जो क्रिएट होगी वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी। तो इधर पेपर में स्कोर वो करेगा
इधर पेपर में स्कोर वो करेगा जो एग्जामिनर को बताए कि जो सिचुएशन उसने दी है उसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, लीगल ऑब्लिगेशन या नो ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसकी कुछ और एग्जांपल दूं जो फराज ने भी नीचे लिख दी। अच्छा बेटा, क्या बताओ, डिविडेंड पे करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? फिर रिपीट करता हूं, क्या कंपनी लॉ वो कानून है जो आपको डिविडेंड पे करने के लिए बाउंड करता है? अगर डिविडेंड पे करना लीगल ऑब्लिगेशन होता तो प्रॉफिट अर्न करना वो पास्ट इवेंट होता जिसकी बिना पर आप पर डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो जाती है बेटा? क्रिएट हो जाती। तो क्योंकि प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया होता रिपोर्टिंग पीरियड में, उसको फाइनलाइज किया होता पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लिहाजा डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती कहां पर? रिपोर्टिंग डेट पर। लेकिन क्योंकि डिविडेंड पे करने के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है, लॉ आपको डिविडेंड पे करने के लिए बाउंड नहीं करता, लिहाजा डिविडेंड पे करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। अब डिविडेंड क्या होगा? अनाउंस होगा, डिक्लेयर्ड होगा, यस और नो। जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उसकी क्या होगी? पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट से क्या होगी? एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। तो डिविडेंड पे करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है बेटा, डिविडेंड पे करना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। आगे बोनस की बात कर ले। अगर वो बोनस मतलब वो WPPF है तो WPPF को पे करने की लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक लॉ है जिस लॉ के तहत आपको WPPF पे करना है। अगर वो लॉ ना होता तो क्या आप WPPF पे करते? नहीं करते ना बेटा। तो वो लॉ क्या कहता है? जो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिए उनका 5% आपने क्या किया है, क्या करना है? डिविडेंड उनका 5% क्या करना है आपने? WPPF के तौर पे पे करना है अपने एम्प्लॉइज को, यस और नो। तो फिर ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या था? रिपोर्टिंग पीरियड में प्रॉफिट का अर्न होना, जो कि कंफर्म कब हो रहे हैं? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। लिहाजा रिपोर्टिंग डेट पर WPPF पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। वो कौन सी ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट फाइनलाइज होने के बाद और टारगेट्स मैच होने के बाद पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर किया अपनी तरफ से, जिसको पे करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो फिर आपने अपने एम्प्लॉयज को बोनस की अनाउंसमेंट करके अपने जिम्मे क्या कर लिए? बोनस की पेमेंट ले ली है और एम्प्लॉयज में एक उम्मीद जगा दी है कि उनको बोनस मिलेगा। That create what? Valid expectation on the part of those affected by it. जो मुतासरीन है ना, इससे मुतासरीन वो भी हैं जिनको निकाला जाएगा, मुतासरीन वो भी हैं जो आपकी स्टेटमेंट सुनेंगे, उस स्टेटमेंट से कोई उम्मीद बांध लेंगे, यस और नो। तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बोनस डिक्लेयर करना क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है? रिस्पॉन्स कीजिए, आप सबके रिस्पॉन्स का मंत्र कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, तो ये कोई लॉ आपको बाउंड नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक बुनियादी डिस्कशन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास के अंदर। आज तक इतना ही, फर्दर बात अगली क्लास में, ठीक है? ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।